हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग एडवांस की जो टॉपिक बची हुई है वो कवर करेंगे और कुछ टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है हमारा राउंडेड कॉर्नर एंड फॉर्म्स एंड शैडो एंड उसके बाद फ्लेक्स बॉक्स है एंड रिस्पॉन्सिव के कुछ पार्ट इसमें देखेंगे। और ये सारी चीज़ें हम लोग एक फॉर्म बना के देखेंगे। फॉर्म वही होगा जो कि आपका आईटी इंडस्ट्री यूज़ करती है और बढ़िया से हम लोग एक एक स्टेप को उसमें से समझेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एचटीएमएल के बहुत ही नॉर्मल चीज़ें कवर करूँगा क्योंकि मैंने एचटीएमएल में फॉर्म बहुत अच्छे से बताया है। और अगर आपने अभी तक वो वाला पार्ट नहीं देखा है, एचटीएमएल वाला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उसे चेकआउट करिएगा एंड देन इस पे आइएगा और अपना बेसिक सीसेस भी कवर कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। और ये फॉर्म अगर आपने बना लिया तो आपको फॉर्म बनाने में फिर कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं अपना फॉर्म। तो दोस्तों ये मैं सिंपल सा अपना advanced.html पे आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक फॉर्म ले लिया है, पहले से ही ले लिया है, जो कि HTML में मैंने करके आपको दिखा दिया था ऑलरेडी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। यहाँ पर मैंने लिंक के थ्रू CSS को ऐड कर लिया है एंड यहाँ पर मैंने एक फॉर्म लिया है। फॉर्म बनाते समय सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है दोस्तों, फॉर्म टैग का। जो भी कंटेंट हम लोग लेते हैं फॉर्म में वो फॉर्म टैग के अंदर ही लेते हैं। तो ये रहा हमारा फॉर्म टैग और आप लोग देखेंगे जितना भी कंटेंट है सब फॉर्म टैग के अंदर ही है। और ये इसका जो डिस्प्ले हो रहा है वो कुछ इस तरह का हो रहा है जो कि बहुत ही और टाइप का लग रहा है। HTML आपको पता है जस्ट लाइक स्केलेटन दे देता है। उसको ब्यूटीफाई करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, CSS की। तो CSS चलिए समझते हैं फॉर्म का CSS। यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा मैंने क्या लिया है, एक हेडिंग ली हुई है जो कि H2 है एंड लेबल में नेम लिया हुआ है। इनपुट टाइप में टेक्स्ट लिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर नेम टेक्स्ट में ही रखेंगे एंड आईडी ली हुई है। अगर इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम ले लेंगे, वरना फॉर्म बनाते समय आपको आईडी रखनी पड़ती है ताकि आप इस पे जावास्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर सकें। एंड प्लेस होल्डर में मैंने इंटर योर नेम लिया है। एंड यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ मैंने यूज़ की हुई है, रिक्वायर्ड। ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब भी आप लोग इंडस्ट्री लेवल पे फॉर्म बनाएंगे या काम करने जाएंगे तो आपको ऐसे ही रिक्वायर्ड वगैरह लगा के रखना है एंड कंडीशन वगैरह भी लगा के रखना है। उसके बाद मैंने ईमेल लिया हो, सेम चीज़ें हैं जो मैंने बताई थी वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी मैंने किया हुआ है। टाइप में ईमेल रखा है, आईडी ईमेल रखिए, प्लेस होल्डर इंटर योर ईमेल। प्लेस होल्डर दोस्तों एक बार फिर से बता देता हूँ, ये डिफाइन करता है कि इस प्रॉपर इस जगह पे आपको क्या इंटर करना है। एंड रिक्वायर्ड क्योंकि इसको लगाने से हमारा क्या है, जो फॉर्म सबमिट होगा वो विदाउट कुछ लिए सबमिट नहीं हो सकता। तो आपको कुछ ना कुछ इसमें भरना पड़ेगा। एंड आगे चल के और भी जावास्क्रिप्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत सारी कंडीशन लगती हैं जिसमें विदाउट @ के या विदाउट जीमेल के आप नहीं इंटर कर सकते। तो वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में लगेंगी। एंड यहाँ पर मैसेज मैंने लिया हुआ है, मैसेज को भी प्लेस होल्डर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पर एक नई चीज़ है रोज़। तो रोज़ क्या होता है, हमारा कितना लंबा रखना है जो भी टेक्स्ट एरिया है उसकी साइज़ को, तो उसके लिए रो का यूज़ होता है। पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है और मुझे इसकी लंबाई को बढ़ाना है तो मैं सिंपल सा यहाँ पे रो का यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे 10 अगर मैं कर लेता हूँ तो वो बढ़ जाएगा। एंड यहीं पर अगर दोस्तों कॉल्स का यूज़ कर लेंगे तो विड्थ की भी साइज़ बढ़ जाएगी। वो आप करके देखिएगा एंड कमेंट करिएगा कि आपने वो कर लिया है। तो इसको मैं फ़िलहाल अभी 5 ही रख देता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। एंड ये एक चेक बॉक्स है, सब्सक्राइब टू न्यूज़लेटर। चेक बॉक्स को भी थोड़ा डिज़ाइन करके मॉडिफाई करके मैं यहाँ पे समझाऊंगा, तो इसलिए इसे लिया हुआ है। एंड फाइनली एक बटन है जो कि सबमिट की बटन है। ये टाइप में सबमिट हम लोग हमेशा रखते ही हैं क्योंकि जब भी आपका बैकएंड कनेक्ट होगा तो इसी के जरिए वो सबमिट होता है, फॉर्म सबमिट होता है। तो चलिए अब इसके सारे CSS पार्ट को, एक एक CSS पार्ट को देखेंगे। तो मैं आता हूँ स्टाइल वाले पार्ट में एंड ये रहा हमारा फॉर्म। एंड सबसे पहले हम लोग बॉडी को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो मैं पहले से ही ये सारी चीज़ें कर लिया हूँ ताकि आप लोगों को समझाते समय मुझे कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने इसकी सारी कोडिंग यहाँ पर कर रखी है और सब एक एक करके आपको इंक्लूड करके आपको समझाऊंगा। तो बॉडी में मैंने पहले फ़ॉन्ट फैमिली ले ली है।
फ़ॉन्ट फैमिली हमारा क्या करता है दोस्तों, टेक्स्ट की फैमिली को डिफाइन करता है कि हमारा जो टेक्स्ट आएगा वो किस तरह का होगा, यानी किस स्टाइल का होगा। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली मैंने एरियल sans serif ली हुई है। आपको जो भी समझ में आए आप ले सकते हैं। बहुत सारे फ़ॉन्ट के स्टाइल होते हैं और फ़ॉन्ट ऑसम नाम की एक वेबसाइट है, उसका सीडीएन इंक्लूड करके वो सारी चीज़ें मैं एडवांस वाले जब प्रोजेक्ट वगैरह करेंगे उसमें समझाऊंगा। और फिलहाल नॉर्मल करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर स्टाइल में आऊँगा एंड यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली एरियल sans रखता हूँ। एंड यहाँ पर देख लेते हैं कि कुछ फ्री में भी हमें फ़ॉन्ट कौन कौन से मिलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ एंड इसको कट करूँ एंड लेट मी चेक कि लगभग इतनी ये सारी चीज़ें जो हैं कि हमारे डायरेक्टली इंक्लूड हो जाते हैं। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। तो मैं कैम्ब्रिज वाला लगा देता हूँ, हटा देता हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि वही सेम रखा है। एंड चलते हैं आगे एंड इसमें और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। तो अब देखेंगे कि टेस्ट का जो ये है ये चेंज हो गया होगा। अगर मैं इसको हटा के दिखाता हूँ पहले आपको कि ये कैसा है, लेट मी रिफ्रेश। तो ये अभी कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। लेट मी चेक कि सीएसएस हमारा लिंक हुआ है कि नहीं, स्टाइल डॉट सीएसएस। एंड इसमें चेक कर लेता हूँ स्टाइलिश। ओके, देखिए ये गड़बड़ी हुई थी। आप लोग नेम जो भी इंक्लूड करेंगे वो सेम होना चाहिए। तो स्टाइल डॉट सीएसएस एंड लेट मी रिफ्रेश। अभी कुछ इस तरह का स्टाइल है। एंड ऐसे ही मैं फ़ॉन्ट फैमिली लगाऊंगा तो जिस फ़ॉन्ट फैमिली का होगा वो सेम चेंज हो जाएगा। तो ये टाइम न्यू रोमन ये सारी चीज़ें हैं। एंड मैं करता हूँ इसे रिफ्रेश तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखते हैं कि नेक्स्ट इसमें मैंने क्या लिया हुआ था। तो उसके बाद हमारा बैकग्राउंड कलर है। तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप न लें। अब इसमें दोस्तों लीनियर ग्रेडियंट लगा हुआ जो कि आप लोग पहले से नहीं देखे थे, इससे पहले मैंने कहीं नहीं कराया था। तो मैं सिंपल सा इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब लीनियर ग्रेडियंट जो कि हमारा यहाँ पर था उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये तो लीनियर ग्रेडियंट क्या करता है दोस्तों, एक साथ कई कलर को अप्लाई कराता है जहाँ पे भी हमें अप्लाई करना होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए टू राइट, यानी कि राइट से पहले हमारा जो कलर आएगा ये कुछ इस तरह का आएगा एंड उसके बाद ये थोड़ा सा लाइट टाइप का हो जाएगा। तो लेट मी चेक कि ये कैसा आ रहा है। तो ये देखिए जो हमारा राइट वाला पार्ट है वो डार्क है, फिर ये लाइट है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ये जो पार्ट है इसको येलो टाइप का कर देता हूँ ताकि आप लोगों को फ़र्क पता चले। तो देखिए अभी इसने राइट वाले को ब्लू रखा और लेफ्ट वालों को क्या येलो टाइप का रखा है। तो आपको जब भी ऐसा कुछ अप्लाई करना होगा तो वहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। ये टू टॉप से भी वर्क करता है, यहाँ पे टू राइट, यहाँ पे टू टॉप लगा सकते हैं, टू लेफ्ट लगा सकते हैं, टू बॉटम लगा सकते हैं। तो देखिए ये एकदम टू टॉप से वर्क कर रहा है और बहुत सारी प्रॉपर्टीज में अप्लाई करने के बाद ये सारी चीज़ सही हो जाएंगी। तो वो मैं बाद में बताऊंगा। एंड इसमें आप लोग डिग्री से भी कर सकते हैं, 180 डिग्री 190 डिग्री से कलर को डिफाइन कर सकते हैं। तो वो चीज़ें आप लोग करके देखिएगा। सिंपल सा जब आपको एक साथ बहुत सारे कलर यूज़ करने होंगे बैकग्राउंड में तो आप सिंपल सा क्या यूज़ करेंगे, लीनियर ग्रेडियंट को। लीनियर कोनिक भी होता है जो कि सर्कल टाइप की चीज़ें बनाने के लिए यूज़ होता है, उसमें भी आप कर सकते हैं। वो सब बहुत कम यूज़ होते हैं, ज़्यादातर लीनियर ग्रेडियंट ही यूज़ होता है। तो यहाँ पर मैं लीनियर ग्रेडियंट ही बता रहा हूँ। एंड ज़्यादातर कॉम्बिनेशन जो होता है वो हमेशा डार्क से थोड़ा लाइट का कॉम्बिनेशन करके लगाते हैं ताकि ज़्यादा हमारा जो फार्म वगैरह या जो भी बैकग्राउंड वो ऑड टाइप का ना लगे। तो यहाँ पर जो पहले था मैं उसी को ला देता हूँ। तो ये सिंपल सा हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया और आपने लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे समझ ही लिया है। एंड उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें इसमें क्या अप्लाई करने वाले हैं। उसके बाद हमारा कलर है। कलर दोस्तों क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट के कलर को अप्लाई करता है। ये मैंने बेसिक वाले में कई बार कवर किया है तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो होगा वो देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी आती है।
वो चीज़ें हमें समझना है कि डिस्प्ले फ्लेक्स करता क्या है। अब देखिए यहाँ हमारे दोस्तों जो भी हमारी चीज़ें हैं वो सब सिंपल सा एक रो में है, और हमारा जो div है, जो जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमारा क्या करते हैं, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाते हैं। तो फॉर्म हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो एक रो बना रहा है, और रो के अंदर जो इनपुट वगैरह है ये इनलाइन है, तो ये सिंपल सा एक के बाद एक आ रही हैं। अब इसको हमें फ्लेक्स करना है, यानी फ्लेक्सिबल करना है, ताकि हम इसको आसानी से जहाँ मन करे वहाँ इसको रख सकें। फ्लेक्सिबल कभी कभी क्या करता है दोस्तों, अगर हमारा एक डिव है, फिर दो डिव है, फिर उसके नीचे तीसरा है, फिर चौथा है, जैसे ही हम फ्लेक्स करेंगे तो सारे डिव एक लाइन में आ जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ सब्सक्राइबर और बटन उसके नीचे नीचे आ रहे हैं, जो कि एक रो में नहीं आ रहे हैं। अब सबको हमें पहले एक रो में करना है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंपल सा डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर दूंगा। और जैसे ही मैं फ्लेक्स करूंगा आप लोग देखेंगे ये सारे फॉर्म एक लाइन में आ जाने वाले हैं। तो ये देखिए सारी फॉर्म की कंडीशन जो है एक लाइन में आ गई है। और अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो मैं थोड़ा सा और करके समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अलग से एक div बनाता हूँ, फॉर्म के बाद मैं क्या करता हूँ, एक div बनाता हूँ, div डॉट न्यू, एंड इसमें div ले लेता हूँ राइट डॉट राइट, एंड एक जो div हमारा होगा डॉट लेफ्ट, एंड राइट लेफ्ट को हम लोग विथ हाइट के द्वारा कर लेंगे, एंड उसके बाद इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लेक्स अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर चलता हूँ, फॉर्म का ये पार्ट नहीं है, बस आपको फ्लेक्स प्रॉपर्टी समझाने के लिए मैंने ये लिया है। तो सिंपल सा हम लोग पहले डॉट राइट एंड लेफ्ट को टारगेट कर लेते हैं, तो RIGHT, एंड यहाँ पर विथ दे देते हैं, विथ हमारा 200 पिक्सल, एंड हाइट हमारा जो होगा ये भी 200 पिक्सल होगा, 200 पिक्सल, एंड बैकग्राउंड कलर इसको कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा बैकग्राउंड कलर ब्लू वैलेट टाइप का दे देते हैं, एंड यही सेम चीज़ से है, मैं कॉपी करता हूँ लेफ्ट के लिए, कंट्रोल V, और यहाँ पर मैं लेफ्ट करता हूँ LEFT, तो ये लेफ्ट हो गया, एंड इसका कलर कुछ और ही कर देता हूँ, एंड थोड़ा सा पहले इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा दो आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और ये, तो इसको मैं रेड टाइप का कर दूँ ताकि आप लोगों को दिखे, ब्लू वैलेट दिख नहीं रहा, चलिए डार्क कलर कर देता हूँ। तो ये दो डिव है हमारे, सिंपल सा, ये फॉर्म वाला पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। इसमें मैं फ्लेक्स प्रॉपर्टी आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो जैसे ही फ्लेक्स करेंगे हम, ये दोनों डिव एक रो में आ जाएगा। तो हम चलते हैं एंड पेरेंट को देखते हैं, इसमें पेरेंट इनका क्या है, सिंपल सा, वो इसमें नहीं हमें आना था, एडवांस HTML में आना था, इसको मैं फ़िलहाल के लिए कट कर देता हूँ। और इनका पेरेंट है न्यू। अब जैसे ही मैं न्यू में डिस्प्ले फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, सिंपल सा फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो डॉट न्यू एंड डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। अब जैसे मैंने फ्लेक्स किया, रिफ्रेश किया, तो देखिए डिव हमारे एक रो में आ गए हैं। तो जब भी हमें ऐसा कुछ करना होगा तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन आता है, जो कि रो होता है, कॉलम होता है, रो रिवर्स होता है, कॉलम रिवर्स होता है। तो जब भी आपको उल्टा सीधा या इधर उधर करना होगा तो आप उन सब प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। तो वो सब बहुत ही कम यूज होते हैं, वो सब चेकआउट कर लीजिएगा। रो वाला क्या करेगा, सिंपल रो के अकॉर्डिंग चलेगा, कॉलम वाला सिंपल कॉलम के अकॉर्डिंग चलेगा। रो रिवर्स का मतलब जो फर्स्ट पे है वो लास्ट पे चला जाएगा, जो लास्ट पे है वो फर्स्ट पे चला आएगा। तो ऐसे सारे वर्क करते हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा। तो आई होप आपको फ्लेक्स में कोई भी डाउट नहीं रह गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन चीज़ को हटाता हूँ, इस चीज़ को हटाता हूँ,
हटाने से पहले एक प्रॉपर्टी है वो भी इंक्लूड करके और यहीं पे आपको समझा दूंगा। जस्टिफाई सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर, ये दोनों चीज़ें हैं। ये क्या करते हैं, सिंपल से चीज़ों को सेंटर में लाते हैं। अलाइन आइटम का मतलब जो भी आइटम होगा टैग के अंदर वो सेंटर में आ जाएगा, और जस्टिफाई कंटेंट का मतलब जो कंटेंट होगा वो भी सेंटर में आ जाएगा। तो ये चीज़ें अक्सर आप जब भी डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे वहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे ही मैं इस टैग में लगाऊंगा इन दोनों को, ये हमारा फ्लेक्स का पार्ट है और अलाइनमेंट का पार्ट है, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है सिंपल सा फ्लेक्स बॉक्स और जी, फ्लेक्स बॉक्स और रिस्पॉन्सिवनेस का भी प्रॉपर्टी है ये। तो यही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल डॉट सी एस एस में चलूँगा एंड यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा। कंट्रोल वी करते हैं और जैसे ही करेंगे तो हमारी सारी चीज़ें क्या होंगी, सेंटर में चली आएंगी। अब ये भी सेंटर में क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि ये आप लोग देखेंगे कि बॉडी के अंदर ही है, तो ये भी सेंटर में चला आया है। तो जब भी आपको कंटेंट और जो भी चीज़ें हैं टेक्स्ट वगैरह सबको सेंटर में करना होगा तो डिस्प्ले फ्लेक्स दीजिए एंड उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर कर दीजिए। तो सॉरी, जो भी चीज़ें हैं वो सेंटर में चली आएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब ये फ्लेक्स वाली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी एंड उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर चलेंगे एंड नेक्स्ट देखेंगे कि हम क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी में जाऊँगा, हाइट 100 VH। ये VH क्या होता है वो चीज़ें हमें यहाँ पर समझने वाली हैं, तो पहले अप्लाई कर देता हूँ एंड यहाँ पर सिंपल सा स्टाइल डॉट सी एस एस में आऊँगा और यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा। तो ये रिस्पॉन्सिव का पार्ट है वी पोर्ट हाइट, यानी जो हमारी वी पोर्ट हाइट है, यानी जो हमारी स्क्रीन दिख रही है उसमें हमें कितना हाइट रखना है। 100 VH का मतलब होता है जितनी हमारी भी स्क्रीन होगी जितनी बड़ी उतना वो हाइट ले लेगा। 50 रखेंगे तो हमारी स्क्रीन का आधा ले लेगा। अगर 100 रखते हैं तो पूरा लेगा। मान लीजिए हमारी ये मोबाइल का स्क्रीन इतना बड़ा है तो ये पूरा दिखाएगा 100 VH पे, और जैसे ही हम 50 करेंगे तो वो आधा पे आ जाएगा। तो इसी तरह चलता रहता है वी पोर्ट हाइट, और इसी तरह वी पोर्ट विथ भी चलता है, जो कि अगर हम विथ लगाने के बाद 100 VW लगाते हैं, व्यू पोर्ट विथ होता है, वो भी हमारा क्या चलता है स्क्रीन के अकॉर्डिंग। व्यू पोर्ट जो हमारा 100% होगा वो पूरी 100% स्क्रीन लेगा, और जैसे ही हम 50% करेंगे यानी 50 VW करेंगे तो वो आधा ले लेगा। और 40 80 आप अपने हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिव में बहुत काम आता है। तो ये चीज़ें हैं और हम लोग सिंपल सा देखेंगे अभी। तो ये यहाँ पर उसने ले लिया है 100 VH का, और अगर मैं कलर कुछ और कर दूं यहाँ पर तो सिंपल सा एंड इसके नीचे अगर हम लोग देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर पैराग्राफ एक बॉडी में ले लेता हूँ तो वो उसी के अंदर क्या करेगा, अरेंज करेगा एक ही व्यू पोर्ट के अंदर। तो 100 पूरा 100% स्क्रीन को लेगा, 50 लेंगे 80 लेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें नेक्स्ट हम किसको टारगेट करने वाले हैं। तो कंटेनर को टारगेट करने वाले हैं यहाँ पर, फॉर्म के कंटेनर को। तो यहाँ पर मैं फॉर्म के कंटेनर को सिंपल सा टारगेट कर रहा हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर जो कि हम ऑब्वियस है कि वाइट रखेंगे। एंड फॉर्म का कंटेनर मैं दिखा देता हूँ कि फॉर्म का कंटेनर कहाँ पे है। तो सिंपल सा ये हमारा रहा फॉर्म का कंटेनर, और इसी के अंदर सारी चीज़ें हैं, देख सकते हैं। तो पहले इसको बनाएंगे एंड उसके बाद फॉर्म को एंड उसके बाद इनपुट वगैरह को। तो चलिए फॉर्म का कंटेनर को पहले विथ वगैरह दे देते हैं। तो सिंपल सा एग्जाम्पल डॉट टी एक्स टी में आऊँगा एंड बैकग्राउंड कलर पैडिंग, और पहले ये दोनों चीज़ें आप लोगों को इंक्लूड करके दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आप लोगों को पहले मैंने समझा रखा है। तो पैडिंग 30 पिक्सल की है, स्पेस जो है हमारा 30 पिक्सल का, वो चीज़ें। एंड बैकग्राउंड कलर वाइट यहाँ पे नहीं हुआ है, क्योंकि देखिए दोस्तों मैंने बताया था क्लास को हम लोग डॉट से क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने डॉट नहीं लगाया था। अब सिंपल सा हमारा
इसके पूरे अंदर पूरा फॉर्म बन के आ चुका है जितना हमने डिफाइन किया था। एंड पैडिंग भी हमारे 30 पिक्सल की हमने दे रखी है। अब दूसरा आता है बॉर्डर रेडियस, जो कि यहाँ पर हमने रखा है राउंडेड कॉर्नर। तो यहाँ पर सिंपल सा हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे बॉर्डर रेडियस। जब भी दोस्तों आपको इमेज वगैरह पे रेडियस को जो कोने पे निकला होता है वही चीज़ें होती है रेडियस। जैसे चारों कोना है जो, उसको आपको कम करना होगा तो आप सिंपल सा बॉर्डर रेडियस का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ कंट्रोल Z, यहाँ पर सिंपल सा लिख देता हूँ बॉर्डर रेडियस। एंड जैसे मैं लिखूँगा 10 पिक्सल, तो जो भी चारों तरफ का रेडियस है वो क्या हो जाएगा, 10 पिक्सल का हो जाएगा। जो 10 पिक्सल का स्विफ्ट है, जैसे देख लीजिए ये कोने पे निकला हुआ था तो ये 10 पिक्सल का रेडियस बना लिया, यानी गोल का बना लिया। अगर मैं 50% कर दूंगा तो ये एकदम गोल बना लेगा। अगर मैं करके दिखाऊं आप लोगों को, यहाँ पर बॉर्डर रेडियस, आप ये सिम जो भी चीज़ें हैं ये आप इमेज पे भी सेम टू सेम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मैं दिखाऊं, देखिए अब एकदम इसने गोल बना लिया। तो जब इस तरह का आपका कुछ चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह बॉर्डर लेफ्ट रेडियस होता है, बॉर्डर टॉप होता है। अगर सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से करना है तो बॉर्डर टॉप का कर सकते हैं। बॉर्डर रेडियस बॉटम का होता है। तो इस तरह आप लोग बॉर्डर की सारी प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको चारों तरफ से लगाना है तो सिंपल सा आप बॉर्डर रेडियस लिखेंगे। अगर टॉप बॉटम ये सब देना है तो यहाँ पर सिंपल सा आ जाएगा बॉर्डर टॉप एंड उसके बाद रेडियस आ जाएगा। तो बॉर्डर लिख के मैंने दिखा देता हूँ, बॉर्डर टॉप एंड रेडियस, ये सारी चीज़ें हैं लेफ़्ट राइट, ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा आप कलर को भी कर सकते हैं, विड्थ को भी कर सकते हैं बॉर्डर के, डायरेक्ट इस तरह टारगेट करके। तो आई होप दोस्तों आपको रेडियस कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रॉपर्टी हमारी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ एग्जाम्पल डॉट टी में एंड यहाँ पर बॉक्स शैडो लूँगा। अब शैडो क्या करता है, सिंपल सा दोस्तों हमारा जो भी चीज़ें होती हैं उसके पीछे शैडो दे देता है। शैडो का मतलब छाया दे देता है। तो चलिए इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं एंड एक एक चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो सिंपल से यहाँ पर बॉक्स शैडो लिख दिया। तो सिंपल से यहाँ पर डिफाइन करना होता है ये चीज़ें, अगर हम तीन चीज़ें करते हैं जैसे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, और अगर हमें इसे ब्लर करना है, कितना ब्लर करना है वो चीज़ें हम यहाँ पर देते हैं। तो पहले मैं इसको ब्लर वाली चीज़ें हटा के दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा आप बैकग्राउंड कलर का जो थोड़ा सा मैं इसको क्या करता हूँ डार्क करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कलर। एंड तो आप लोग देख रहे हैं ये सिंपल सा क्या कर रहा है, शैडो नीचे दिखा रहा है टॉप बॉटम से, जो कि टॉप वाला है वो आपको दिख नहीं रहा होगा। एंड जैसे ही मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ब्लर होके आ जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ बॉटम का आपको इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैंने टॉप सॉरी लेफ्ट राइट से इसलिए दिखा रहा था बॉटम पे क्योंकि मैंने सिर्फ वही अप्लाई किया। और अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 5 पिक्सल इसको भी, टॉप बॉटम वाले पार्ट को भी, तो अब आपको दिखाएगा सिंपल सा लेफ्ट राइट टॉप बॉटम दोनों से। और इसको अगर हमें ब्लर करना है तो हम लोग यहाँ पर सिंपल सा क्या कर लेंगे, ब्लर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। मैं 5 पिक्सल से ब्लर भी करना चाहता हूँ तो ये अब जो भी शैडो आएगा ये ब्लर टाइप का आएगा। तो इसी तरह सबसे ज़्यादा यही होता है, ब्लर टाइप का ही शैडो यूज़ होता है। तो यहाँ पर ब्लर टाइप का शैडो हमने यूज़ कर लिया है। एंड चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सिंपल सा शैडो यही यूज़ होता है। और दूसरा शैडो हमारा होता है इनसेट। तो इनसेट में क्या होता है, अंदर की तरफ हो जाता है। वो भी मैं अप्लाई करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो आपको सही लगे वो अप्लाई आप कर लीजिएगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी जो मैंने किया है उसे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने विथ को 100% रखा है, जो भी विथ है वो कोई 100% ले फॉर्म को। और मैक्सिमम विथ कम से कम, जो भी मैक्सिमम विथ है वो कहाँ तक जाए, 400 पिक्सल तक जाए। मैक्सिमम विथ का मतलब है कि इससे ऊपर इसकी विथ बढ़ नहीं सकती है, यानी 400 पिक्सल से ऊपर इसकी विथ नहीं बढ़ सकती है। मिनिमम विथ अगर करते हैं तो मिनिमम विथ 400 पिक्सल से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम कितनी भी जा सकती थी। बट अगर आपने मैक्सिमम लगा दिया है तो इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मैक्सिमम विथ इसकी कितनी रहेगी, 400 पिक्सल रहेगी। तो अगर मैं इंसेट बॉक्स शैडो इंसेट यूज़ करूँ यहाँ पर तो कंट्रोल C करता हूँ एंड यहाँ पर सिंपल से लिखता हूँ बॉक्स शैडो एंड इंसेट यूज़ करता हूँ। ये रहा इंसेट
एंड सिंपल सा यही सारी चीज़ें यूज़ कर लूँगा, तो आप लोग देखेंगे कि ये अंदर की तरफ अप्लाई हो जाएगा, यानी कि कंटेनर के अंदर चला जाएगा। और ये इसको मैं कर देता हूँ कुछ देर के लिए कमेंट आउट। तो देखिए ये अंदर की तरफ वही सेम प्रॉपर्टी अंदर की तरफ अप्लाई हो गया। तो आपको जो भी मन करे इंसेट वाला अप्लाई करना है तो इंसेट वाला करिए, और सिंपल सा करना है तो सिंपल सा करिए। तो मैं जो था वही कर देता हूँ। यही दोनों सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इन्हीं दोनों को बताया है। और नेक्स्ट चलेंगे हम लोग यहाँ पर फॉर्म को टारगेट करेंगे। अब देखिए फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पर इसने कॉलम बताया हुआ है, एंड गैप मैंने बताया था पैडिंग की जगह आप गैप भी यूज़ कर सकते हैं, तो गैप इन्होंने 15 पिक्सल का दिया है। तो मैं सिंपल सा फॉर्म टाइप को एक कॉपी कर ले रहा हूँ। एंड फ्लैग डायरेक्शन कॉलम का मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके नीचे आएंगी। तो अब जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो फॉर्म के अंदर की जो भी चीज़ें हैं वो एक एक करके कॉलम में नीचे आती चली जाएंगी। तो चलिए इसको कॉपी करते हैं एंड लेट पेस्ट हेयर। तो ये रहा, एंड इसके नीचे मैं कर देता हूँ पेस्ट। और देखिए सारी चीज़ें क्या हो गई एक एक करके चलती चली जाए। अगर मैं फॉर्म के अंदर से ये फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम की हटा देता हूँ पहले, एंड दिखाता हूँ, तो ये कुछ इस तरह की है, पूरा इस तरह का बन के आ रहा है। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी अजीब सा लग रहा है। ये फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, अगर मैं रो इस्तेमाल करूँगा तब भी ऐसा ही आएगा, बाय डिफ़ॉल्ट रो में है ही। तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। तो यहाँ पर दोस्तों कॉलम रिवर्स एंड रो रिवर्स भी होता है, तो वो जब भी अगर आपको ऊपर वाला नीचे नीचे वाला ऊपर करना है तो वो यूज़ करना है। और गैप 15 पिक्सल का दिया है। तो यहाँ पर देखिए इन लोगों के बीच में गैप जो है 15 पिक्सल का है। अगर मैं इसको कम करना चाहूँ तो यहाँ पे 10 पिक्सल भी कर सकता हूँ। तो 10 पिक्सल जैसे ही करूँगा तो गैप कम हो गया है। में देख रहे हैं आप लोग गैप कम हो गया है। तो ये सिंपल सा आप कर सकते हैं। लेट नेक्स्ट देखता हूँ। अब फॉर्म की जो हेडिंग है, यहाँ पर इसने सिंपल सा ग्रुप सेलेक्टर यूज़ किया है, बट यहाँ पे सिंपल इसने क्या किया है, क्लास को नहीं टारगेट किया है, इसने सिंपल सा टैग को टारगेट किया है, या एलिमेंट को कह सकते हैं टारगेट किया है। तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्म के अंदर जो H2 है, यहाँ पे इसने डायरेक्ट H2 को नहीं किया है, ये बता रहा है कि फॉर्म जो है पेरेंट क्या है, फॉर्म है उसके अंदर जो H2 है उसको इसने टारगेट किया है। और ये सारी चीज़ें से आप लोग भली भांति इसको जानते हैं। मार्जिन बॉटम क्या कर रहा है, बॉटम से मार्जिन ले रहा है 20 पिक्सल का हेडिंग में, और जो हेडिंग की कलर है वो ये है, और टेक्स्ट अलाइन जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आएगा। तो अब जैसे ही अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए यहाँ पर सेंटर में आ गया, और बॉटम से इसने क्या ले लिया, गैप ले लिया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग लेवल को करेंगे। लेवल में भी नॉर्मल चीज़ें हैं। इसने फ़ॉन्ट वेट यानी फ़ॉन्ट कितना मोटा रहेगा वो चीज़ें इसने डिफाइन किया हुआ है। तो फ़ॉन्ट का वेट जो है वो इसने बोल्ड कर रखा है, इसको आप पिक्सल में भी करके देख सकते हैं। तो पहले मैं चलता हूँ एंड स्टाइल वाले पार्ट में आता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। तो आप देखेंगे जो भी लेवल होगा उसका फ़ॉन्ट बोल्ड में हो चुका होगा, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पिक्सल में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं पिक्सल में इसको 30 पिक्सल अगर करूँगा, चलिए 20 पिक्सल, जैसे ही मैं 20 पिक्सल करूँगा तो ये कुछ इस तरह का हो गया है। एंड अगर मैं 50 पिक्सल करूँ तब देखते हैं कि कितना मोटा ये होता है फ़ॉन्ट का। तो ये अभी पिक्सल में नहीं ले रहा है, सॉरी गाइज, बट हम चलिए बोल्ड ही रखते हैं। यहाँ पे पिक्सल में नहीं लिया है। ओके सॉरी दोस्तों, यहाँ पर मुझे एक कन्फ्यूज़न हो गया था। फ़ॉन्ट साइज पिक्सल में होता है ना कि फ़ॉन्ट वेट। सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। फ़ॉन्ट वेट होता है जो कि हमने यहाँ पर बोल्ड में रख लिया है। एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे इनपुट का जो टाइप है उसको टारगेट करेंगे, एंड यहाँ पर लाएंगे एंड इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं स्टाइल डॉट सी एस एस में। यहाँ पे चलेंगे एंड ठीक है। अब देखो दोस्तों इनपुट के टाइप को इसने कैसे टारगेट किया है, यहाँ पर इनपुट, फिर इसने एक एरे फॉर्म में इसे डाल दिया है, एंड यहाँ पर एक ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ किया गया है, क्योंकि इनपुट टाइप में टेक्स्ट था, ईमेल था और टेक्स्ट एरिया था। टेक्स्ट एरिया आप लोग सिंपल सा, अगर मैं एडवांस डॉट एचटीएमएल में जाऊँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टाइप में ईमेल है, नेम है,
और सिंपल सा एक टेक्स्ट एरिया वाला था हमारा, ये मैसेज वाला टाइप में टेक्स्ट एरिया ही है, तो इसको ले लिया गया है। ये इन सबको एक ही स्टाइल देना था, तो इसने सिंबल सा सबको एक ही साथ ग्रुप में क्या कर लिया है दोस्तों, टारगेट कर लिया है। तो जब भी आपको टाइप फॉर्म के अंदर टाइप को टारगेट करना होगा तो सिंपल सा आप इस तरह कर सकते हैं, इनपुट एंड उसके अंदर एरे के फॉर्म में टाइप इक्वल टू लगा के कर सकते हैं। तो ये रहा, और इसमें इसने पैडिंग दी है, बॉर्डर दिया हुआ है, बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है, यानी कि जो मैंने बताया था कॉर्नर, फॉन्ट की साइज, यही मैं वहाँ पे फॉन्ट वेट में अप्लाई कर रहा था, तो फॉन्ट की साइज हम लोग पिक्सल में दे सकते हैं, एंड विथ, और यहाँ पर बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, ये चीज़ें आपको समझाने वाली चीज़ है, तो वो मैं समझा देता हूँ। एंड लेट मी चेक कि ये चीज़ें मैंने यहाँ पर अपने उसमें किया है कि नहीं। यहाँ पर बॉक्स साइजिंग है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। बॉक्स साइजिंग सिंपल सा अप्लाई करने के बाद जो एक्चुअल विथ होती है वो उतना ही अप्लाई करता है। अगर हम लोग बॉक्स साइजिंग नहीं अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हम पैडिंग वगैरह करते हैं तो हमारा क्या होता है, फार्म का जो विथ होता है वो एक्चुअल नहीं होता, वो बढ़ जाता है। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर, जैसे मैं समझाने पे आऊँ, तो यहाँ पर हमने विथ जो है, मान लीजिए इसको हमने 200 पिक्सल ली हुई है। अगर मैं विथ लूँ इसका 200 पिक्सल, अभी मैं यहीं पे आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, 200 पिक्सल, जितनी भी इनपुट टाइप है उनकी विथ कितनी है, 200 पिक्सल। तो ये देखिए आप लोग 200 पिक्सल है, और जैसे मैं बॉर्डर बॉक्स हटा दूंगा एंड इसमें मैंने पैडिंग अप्लाई की हुई है, तो आप लोग देखेंगे उसकी विथ बढ़ जाएगी थोड़ी, देख रहे हैं आप लोग, विथ बढ़ गई है। और अगर मैं इसको और बढ़ाऊं, अगर मैं इसको कर दूं 40 पिक्सल, तो अभी देखिएगा विथ और हाइट सब बढ़ गई है। लेकिन जैसे ही हम लोग बॉर्डर बॉक्स यूज करेंगे तो वो जितनी 200 पिक्सल विथ है या 200 पिक्सल हाइट है तो उतनी ही हाइट लेगी। तो जब भी हम लोग वो प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं तो यूनिवर्सल सिलेक्टर में भूल तो नहीं गए ना, हाँ, अगर भूल गए तो यूनिवर्सल सिलेक्टर मेरे सीएसएस वाले पार्ट में जाके देख लीजिएगा, बेसिक वाले में। तो जब भी हम लोग कोई फॉर्म बनाते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर में बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही अप्लाई करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, यहाँ पर पहले मैं ये कर देता हूँ, एंड जैसे मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स अप्लाई करूँगा दोस्तों, तो आप लोग देखिएगा वो चीज़ें कम हो जाएंगी। देखिए वो अपनी एक्चुअल साइज जितना 200 पिक्सल विड्थ है उतना ही दे रहा है। तो इस तरह करके आप लोग सिंपल सा बॉर्डर बॉक्स हर जगह यूज़ कर सकते हैं। बाय बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर में जब भी कुछ करने जाएं तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेलेक्टर मैं समझा देता हूँ, अगर आप लोग भूल गए हैं तो ऐसे करके आप बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, जो कि यहाँ पर देखिए है सजेस्ट कर रहा है, ये आप लोग ले सकते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर रिस्पॉन्सिवनेस में फंस जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो मैं एज इट इज़ कर देता हूँ 100 पिक्सल यहाँ पर, एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट हम लोग चलते हैं यहाँ पर, जो हमारा है इनपुट फोकस। यहाँ पर हमने क्या किया है दोस्तों, कमेंट करिएगा कि ये इनपुट फोकस, जो फोकस लगा है, ये सूडो एलिमेंट है या सूडो क्लास। देखता हूँ कितना सही जवाब आता है। ये जो हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, ये सूडो एलिमेंट है या सूडो क्लास। अगर आपने मेरा सीएसएस वाला फॉलो किया होगा तो आप सही जवाब देंगे, और अगर नहीं किया होगा तो देख कर सही जवाब दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर इनपुट फोकस, जैसे ही हम लोग कुछ फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जो इनपुट का फोकस है, ये देखिए ब्लू कलर का हो जा रहा है। अगर जैसे ही मैं फोकस को पहले हटा के आप लोगों को दिखाता हूँ, तो ये रहा हमारा। और अगर हम लोग फॉर्म को भरने जा रहे हैं कुछ, तो फोकस हमारा क्या आ रहा है, ब्लैक कलर का आ रहा है। अगर हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं तो हम सिंपल सा वहाँ पर फोकस यूज़ करते हैं। तो जिसके भी साथ हम लोग करना चाहते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया के साथ और इनपुट के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा वही हो जाएगा। तो टेक्स्ट एरिया पे और इनपुट पे जब भी हम लोग फोकस करने जाएंगे तो बॉर्डर का कलर जो है वो हो जाएगा, और आउटलाइन जो बाहर आउटलाइन बन के आती है वो नन ही रखना है हमें। आउटलाइन भी मैंने अच्छे से समझा है, एंड बॉक्स शैडो भी यहाँ पर मैंने रखा हुआ है।
अगर इसको आपको ज़्यादा करना है तो कुछ ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए 20 पिक्सल का रखना है मुझे फ़िलहाल के लिए, तो मैं 20 पिक्सल का ये रखा हुआ हूँ। और जैसे ही जिस जिस पे मैं इंटर करूँगा उसके पीछे ये आता चला जाएगा। तो इस तरह करके आप फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। फॉर्म ग्रुप चेक बॉक्स के अंदर जो क्लास है वो फॉर्म ग्रुप का है, उसको डिस्प्ले फ्लेक्स एंड अलाइन सेंटर दिया गया है, तो वो दे लेते हैं हम लोग। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा डिस्प्ले फ्लेक्स में, क्योंकि ये फ्लेक्स बनाने के काम आता है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, जैसे भी करना वो करते हैं। और अलाइन आइटम सेंटर का मतलब जो भी चीज़ें हैं वो सेंटर में आ चुकी होंगी। तो ये हमारा जो भी चीज़ें हैं इसका क्या आ रहा है, चेक बॉक्स का सेंटर में आ रहा है। एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और फॉर्म ग्रुप का जो भी लेबल है वो फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल रखना है। यानी जो ये चीज़ें हैं इसको इसने फिर नॉर्मल करने की बात की है, तो हम लोग कर देते हैं नॉर्मल। फ़ॉन्ट वेट को नॉर्मल नहीं, जो है हमारा अच्छा लग रहा है तो इससे हटा देता हूँ मैं। और उसके बाद मैं बटन पे आता हूँ, और बटन की ये सारी प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है आप लोगों को, तो इसमें ज़्यादा मैं वो नहीं करूँगा। और मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये सिंपल सा ये रहा हमारा ये रहा हमारा बटन फॉर्म के ऊपर, और इसी को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा बटन को, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है, जो भी चीज़ें मैंने समझाया हुआ है, बैकग्राउंड कलर, ये सिंपली टेक्स्ट का कलर, और पैडिंग इसमें दे दी गई है। बॉर्डर जो आएगा वो कुछ भी नहीं रहेगा, नन रखेंगे। बॉर्डर रेडियस यानी कॉर्नर वाली प्रॉपर्टी जो बताई थी वो है। कर्सर पॉइंटर यानी कि पहले जो तीर की तरह आता था वो तीर नहीं, अब कैसे हाथ की तरह आएगा, यानी उंगलियों की तरह। फॉन्ट साइज जो है इसमें 16 पिक्सल की है, इसको बढ़ा घटा सकते हैं। ये एनिमेशन है जो कि आगे मैं बताने वाला हूँ आपको एनिमेशन अच्छी तरह से। फिलहाल आप लोग ये जानिए कि इसको अप्लाई करने से जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो वो यहाँ पर जो भी कलर होगा वो ले लेगा। एंड कितने देर में लेना है और कैसे शुरू से स्टॉप, मतलब शुरू से एंड स्टॉप तक कैसे चलना है वो चीज़ ये बताता है। इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं ट्रांजिशन नहीं ख़त्म कर रहा हूँ, ट्रांजिशन अलग से एक टॉपिक ही है, हम उसको समझेंगे, ग्रिड समझेंगे, वो सारी चीज़ें अलग से समझेंगे, इसलिए उसको यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ मैं। अगले लेक्चर में उसको कवर कर दूँगा, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी बहुत ही बड़ा होता जा रहा है। तो यहाँ पर हॉवर इफेक्ट लगाते हैं। अब हॉवर इफेक्ट कौन सा इफेक्ट है, क्लास है या एलिमेंट है, वो आप कमेंट करिएगा। सिंपल सा दोस्तों कमेंट में लगे रहिएगा ताकि आप लोगों को पता चलता रहे, इंगेज होता रहे कि आप लोग सही पढ़ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैंने सिंपल सा हॉवर इफेक्ट लगा दिया। एंड पहले तो कलर हमारा ये होगा, और जैसे ही हम लोग करेंगे तो ये ट्रांजिशन लेगा और बैकग्राउंड कलर को ये चेंज करेगा सिंपल सा इतने डिले के बाद, और इज एन आउट धीरे से अंदर से बाहर निकलेगा। तो जैसे ही हॉवर करते हैं हम लोग तो देखिए कलर चेंज हो रहा है, और ये टाइम लेके एकाएक नहीं ले रहा। अगर हम लोग ट्रांजिशन हटा देते हैं तो आप लोग देखेंगे, ट्रांजिशन हटा देंगे तो वो तुरंत कलर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ बटन पे, देखिए ये तुरंत आ जा रहा है। और जैसे ही हम लोग ट्रांजिशन लगा दे रहे हैं तो वो धीरे धीरे आता है। तो यहाँ पे कंट्रोल जेड करते हैं, एंड इसकी टाइमिंग में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ तो तब समझ में आएगा आपको। 2 सेकंड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं देखिए, अब जैसे मैं इस पर हावर करूँगा तो ये 2 सेकंड बाद लेगा, देखिए। तो ये ट्रांजिशन कैसे होगा वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों आई होप एक सुंदर सा फॉर्म बन के आ गया है, और ऐसे ही फॉर्म बनाए जाते हैं। आप लोग भी ऐसे ही फॉर्म बनाएंगे, रजिस्टर का, लॉगिन वगैरह का, सारे फॉर्म ऐसे ही बनेंगे। और जितनी भी फॉर्म में स्टाइलिंग हो सकती है, जो भी हमारे काम आता है, वो मैंने सब आपको एक एक करके समझा दिया है। बहुत सारी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे कवर कर दी है। अब जो प्रॉपर्टी हमारी बच्ची वो हम लोग कवर करेंगे। तो उसके लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों में सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।